नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, ये आपके अगली क्लास है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025, जो कि आपका एग्जाम जो है बहुत ही जल्द होने वाला है। डेट आप सबको पता होगा ही कि आ चुकी है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी पूरा का पूरा ये मॉडल पेपर पूरे 120 प्रश्नों की ये सीरीज है आपकी, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट करने वाले हैं। चाहे आप बात करें हिंदी की, बात करें राजस्थान जीके की, बात करें आप गणित की, जितने भी सब्जेक्ट आपके आने वाले सारे सब्जेक्ट हम इस क्लास के अंदर कंप्लीटली अच्छे से पढ़ेंगे। सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न आरएसएसबी द्वारा प्रमाणित क्वेश्चन है एक एक। तो एक सिंगल क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा और क्लास को अंत तक पूरी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास आपकी रहने वाली है। लेवल के एक एक प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा, आप पहली बार यदि विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको यहां से मिल जाए। और दूसरी बात, पूरी की पूरी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको सेंड कर दी जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपके कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो समय बहुत ही कम है और अपना स्कोर जरूर बताना दोस्तों कि आपको आपका मतलब आपके कितने परसेंट सही हुए। आप ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके कितने परसेंट सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी का ही प्रश्न आ गया आपके, और पहला ही प्रश्न है, संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से आपको असुमेलित विकल्प का चयन करना है दोस्तों, ठीक है। पहला ही आपका प्रश्न आ गया है। तो पहले लिखा है भातृ प्लस उपकार, भातृपकार। फिर लिखा है वधु प्लस इच्छा, वधविच्छा। तो वधविच्छा जो यहाँ पे आया है, वी यहाँ पे छोटा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे देखो वधु कैसे लिखा गया है। वधु में धू क्या है, धू कैसा लिखा है, छोटा लिखा है, जबकि होना कैसा चाहिए, वधु के अंदर धू बड़ा होगा भाई। जब संधि विच्छेद करेंगे तो वधु धन इच्छा इस प्रकार से होगा, बड़ा धू होने चाहिए था, है ना। और इसमें कौन सी संधि आपके, यण संधि है दोस्तों। कौन सी संधि है, यण संधि। और एक चीज का ध्यान रखना, जो ऊ होता है ना, ऊ या बड़ा ऊ होता है ना, वो आपके भिन्न स्वर आने के बाद जो ऊ होता है उसके स्थान पर वह बन जाता है यण संधि में। यण संधि वही होती है जिसमें वह बन जाए, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न था। तो विकल्प नंबर बी जो है वो आपका अनकरेक्ट है, यानी असुमेलित है। बाकी भातृ प्लस उपकार, भातृप्रकार एकदम सही लिखा है। गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध। मधु प्लस अरि, मधुवरी, एकदम सारे राइट है, लेकिन ये आपका क्या है, असुमेलित है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है। अब देखो, प्रत्येक में उपसर्ग पूछा है, जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्रतिधन उप, हाँ, प्रतिधन इक होता है ना। प्रत्येक प्रतिधन एक होता है, तो प्रति आता है सबसे पहले, तो इसमें प्रति उपसर्ग है दोस्तों। कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। विकल्प नंबर ए में आपका जवाब लिखा गया, ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका जीके का प्रश्न आ चुका है। चौखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है। अरे जो चौखेलाव महल है ना, वो आपके राजस्थान के कौन से जिले में है। हनुमानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग या बीकानेर दुर्ग, किसको चौखेलाव महल है आपके कहा जाता है। तो ये आपका जोधपुर दुर्ग है दोस्तों, कोई और नहीं है। और यहीं पर आपके एक और दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहां पड़ता है आपका, जोधपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका, नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां स्थित है। अरे जो नथमल और सालिम सिंह है ना, उनकी हवेलियां कहां स्थित है, सिरोही के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है। तो दोस्तों नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां बनी हुई है आपके जैसलमेर के अंदर। कहां बनी हुई है, जैसलमेर के अंदर। और साथ ही आपको पूछ ले कि पांच पटुओं की हवेली कहां है, पांच पटुओं की, तो वो भी कहां पर आपकी, वो भी आपके जैसलमेर में है, ठीक है। और आपको पूछ ले मरु महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है, मरु महोत्सव, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी किसका है, ये भी आपके जैसलमेर का। ये तो सारी चीजें एक साथ जो आ रही है, वो एक एक चीज को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, आपको पूछा गया कि महाराणा प्रताप की छतरी कहां स्थित है। तो महाराणा प्रताप की जो छतरी आपसे पूछा है, और देखो इन्होंने अपनी वो राजधानी वो तो बनाई थी चावंड, उसका तो नाम आता ही आता है। महाराणा प्रताप की छतरी आपसे पूछी, बूंदी, गेटोर, मांडल या फिर बांडोली, तो ये आपके बांडोली के अंदर है दोस्तों। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने कितने वर्षों तक, लगभग 12 वर्षों तक अपना ये शासनकाल जो है शासन किया था कंटिन्यू। तो उसके बाद में महाराणा प्रताप की जो छतरी आपकी रह जाती है वो कहां पर है, आपके बारडोली में पड़ जाती है। विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है, हिंदी का प्रश्न फिर से, सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जो आपका सज्जन शब्द है उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आपसे पूछा गया है। सज्ज का हुआ है, स का हुआ है, सत्य का हुआ है या फिर सम का हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे सज्ज आधा जय और पूरा जय लिखा गया, सज्जन लिखा गया है, ठीक है। और सज्जन शब्द में जो आपके प्रयोग हुआ है, सज्जन शब्द में, सज्जन शब्द के अंदर जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वो है आपके सत्य उपसर्ग, सत्य उपसर्ग, सत्य, स और तय आधा आएगा, हलंत लगाए नीचे, तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये पूछ रहा है आपसे, 1 मिनट थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, बड़ा दिख जाए आपको। हाँ, लिखा गया प्रश्न आपका, प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? फारसी प्रत्यय कहलाते हैं, अरबी प्रत्यय कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं या कृत प्रत्यय कहलाते हैं? तो दोस्तों, प्रत्यय जो संज्ञा के शब्दों के साथ लगकर उनका रूप बदल देते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके कौन सा? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय काफी जगह पढ़ा भी होगा, तद्धित दय आधा आता है इसमें, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है, फिर से आपके जीके का, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इसमें स्तंभ कितने बने हुए छतरी में? 84 बने हुए, 64 बने हुए, 74 बने हुए या 94 बने हुए? तो आपने काफी बार मैंने बताया, 84 खंभों की छतरी कहां है आपकी? 84 खंभों की सरजी बूंदी के अंदर पड़ती है। कहां पड़ती है? बूंदी के अंदर पड़ती है। तो विकल्प नंबर आपका 84 राइट हो जाएगा। ए को आप लॉक कर दीजिए, ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है दोस्तों कि विपरीत पिरामिड के आकार में बना धबाई कुंड, जिसे जलकुंड भी कहा जाता है, अवस्थित है करौली के अंदर है, पाली के अंदर है, बूंदी के अंदर है, उदयपुर के अंदर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और इस बार आपको हूबहू छपने को देखने को मिलेगा भाई। विपरीत पिरामिड के आकार में बना धबाई कुंड, जिसे जलकुंड भी कहा जाता है, अवस्थित है, ये आपका कहां पड़ता है? आपको ये पूछा गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपका ये, और ये पड़ता है आपका बूंदी के अंदर। कहां पर है? ये बूंदी के अंदर है, याद रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा, काफी कैंडिडेट मुझे पता है गलती करेंगे इसमें। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है कि चारबाग कहां स्थित है? चारबाग पूछा आपसे, कोटा के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, अजमेर के अंदर है? तो दोस्तों, चारबाग आपका पड़ता है कोटा के अंदर। चारबाग कहां पड़ता है? कोटा के अंदर। परसों वाली क्लास में एकदम पूरा डिटेल से मैंने बता रखा आपको इसके बारे में। तो चारबाग कहां पड़ता है आपका? कोटा के अंदर पड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है, फिर से अब देखो गणित का प्रश्न आ गया साथ में, 5 4 3 2 को 5 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा? तो पहले एक काम कर लो, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, इनका औसत निकालो। कैसे निकालते हैं सर औसत? औसत निकालते हैं, इन सबको जोड़ देना है, इन सबको जोड़ देना है। और कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 संख्या, तो 4 का भाग लगा दो। तो आपने औसत निकाला, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 बटे 4 आ गया। और 14 में 4 का भाग दोगे, एक बार इसको काट लो आप, ठीक है ना, तो ये आएगा 7 बटे 2। कितना आएगा? 2 के पहाड़े से काटोगे 7 बटे 2 आएगा, और 7 में 2 का भाग दोगे तो 3.5 के लगभग ये आ जाएगा। और ये कह रहा है कि 5 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? तो जैसे ही आप 3.5 को 5 से गुणा करेंगे, तो 5 5 25 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगी, 5 3 15 और 15 और 2 कितना हो गया? 1 मिनट, 5 चौड़ी 25, बच गया 2, 5 3 15 और 2 17, ये लगभग ये 17.5 के करीब आ रहा है। तो 17.5 इसमें कहां लिखा है? 17.5 आपके पहला विकल्प लिखा गया, ए में लिखा गया है। तो 17.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा, पक्का कंफर्म। एक औसत से ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि औसत वाला टॉपिक भी है, चक्रवर्ती ब्याज भी है, अनुपात समानुपात भी है, सारे टॉपिक्स हैं भाई इसमें। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? आपको क्या पूछा गया? कि इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपसे यह पूछा गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आपका यह प्रश्न है, ठीक है। तो प्राथमिकता, सुंदरता, समता या फिर ममता? तो दोस्तों, विशेषण से बनी बात, देखो प्राथमिकता में विशेषण आ रहा है, प्रथम एक विशेषण ही है। सुंदरता में, सुंदरता, तो देखो सुंदरता में भी विशेषता है, सुंदरता एक प्रकार की विशेषता ही होती है। अरे होती है कि नहीं होती है विशेषता? होती है सर जी, ये तो सही है, ये भी सही है। भाववाचक संज्ञा नहीं पूछा आपसे, किस में नहीं है? समता, समता में भी सम यानी समान के अनुरूप है, तो विशेषण विशेषता ही तो है एक प्रकार की, समता बिल्कुल है सर जी। लेकिन ममता आपकी है ना, ममता आपके लिखा गया लास्ट में, ममता आपके इसमें भाववाचक विशेषण नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है ये दोस्तों। क्यों? क्योंकि ममता क्या है? ममता अलग चीज है, बाकी इन सब में क्या है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, ये विशेषण है, इन सब में विशेषण आता है, लेकिन ममता में कोई विशेषण नहीं है दोस्तों, ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? आपको क्या पूछा गया? आपको पूछा गया इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, यह आपसे पूछा गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों, पढ़ाई नहीं है, दौड़ नहीं है, उतराई नहीं है, खटाई नहीं है। देखो पढ़ाई, पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है दोस्तों? पढ़ना क्रिया है सर जी। और दौड़ना क्या है? दौड़ना क्या है? दौड़ना भी क्रिया है सर जी। और प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया होगा आपने। और उतराई में उतरना, उतरना क्या है? उतरना सर जी क्रिया है। आपको पूछा क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो दोस्तों खटाई जो है ना, खटाई,
खटाई जो है वो आपकी क्रिया से बनी नहीं है, खटाई में कोई क्रिया नहीं है, ठीक है ना। खटाई क्या है, ये तो स्वाद के प्रति होता है, स्वाद के द्वारा पहचाना जाता है कि खट्टा है या मीठा है ना। तो इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बड़ा आसान प्रश्न था और पक्का एक प्रश्न ऐसा आपको देखने को मिलने वाला है हिंदी में। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का वास्तुकार कौन था, बताओ। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी था, मिराक मिर्जा था, अबू बकर था, या फिर अल्लाह रखा था। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न आया है। और ये था आपके अबू बकर ने क्या किया था, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था दोस्तों। विकल्प नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका यह कहता है कि मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है। अरे मेड़तनी जी की बावड़ी जो है ना वो आपके कहां स्थित है, सीकर के अंदर है, झुंझुनू के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, या फिर आपके बूंदी के अंदर है। देखो दोस्तों मैंने आपको दूध बावड़ी बताई थी, मैंने आपको चांद बावड़ी बताई थी। चांद बावड़ी कहां पर है, आभानेरी दौसा के अंदर है, दौसा के अंदर आपकी चांद बावड़ी पर। अब पूछा मेड़तनी जी की बावड़ी कहां है, बताओ ये कहां पर है, तो ये पड़ती है झुंझुनू के अंदर। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो, ये आपकी झुंझुनू के अंदर पड़ती है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये प्रश्न हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में विलोम युग्म कौन सा है, विलोम युग्म कौन सा आपको पूछा है, विलोम शब्द कौन सा है, विरोध अवरोध ये तो नहीं है दोस्त, शेष अवशेष नहीं, शेष का अवशेष नहीं होता है, शेष का तो मतलब शेष बचता है, इसका अवशेष कैसे होगा बताओ। विलोम युग्म पूछा आपसे, अनुदान का उदान नहीं होगा, उन्नति का अवनति ये आपके, हाँ बिल्कुल ये सही लिखा है, उन्नति का अवनति ये आपका राइट आया यहां पर। विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, डी को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न कहता है किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। इनमें ऐसा कौन सा है सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है, यानी जिनमें क्रिया हो रही है, शिक्षा, अच्छाई, मिठास, चुनाव, ठीक है, क्रिया शब्दों से निर्मित है वो आपसे पूछा गया, जिसमें क्रिया और शब्दों दोनों से निर्मित है। तो भूलना क्रिया है, हंसना क्रिया है, देखो हंसना क्या है, क्रिया है, भूलना भी क्रिया है, तो पहला ही विकल्प राइट हो जाएगा, और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको यहाँ पर। पूजा जवानी इनमें भाववाचक संज्ञा से निर्मित ये शब्द हैं, लेकिन क्रिया शब्दों से निर्मित पूछा था तो भूल और हंसी, पहला ही विकल्प आपका राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर किसको, ए को ताला लगा दो, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि तुम दौड़कर चलते रहो, रेखांकित पदबंध का उदाहरण किसका है। अब रेखांकित शब्द कौन सा है, तुम रेखांकित है, यहां पर ध्यान से देखो, रेखांकित कौन है, तुम है, तो तुम रेखांकित पदबंध किसका उदाहरण है, विशेषण का है, क्रिया विशेषण का है, संज्ञा का है, या सर्वनाम का है। दोस्तों विशेषण तो वो होता है जो विशेषता बताता है, ये तो है नहीं, नए क्रिया विशेषण है, नए संज्ञा है, संज्ञा में नाम जाति उनका बोध होता है, वो होते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जो काम आते हैं ना वो होते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम तुम क्या है, यहां पर तुम आपकी सर्वनाम है दोस्तों, तुम क्या है, सर्वनाम है, छोटी क्लासों में पढ़कर आए हो। विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि 10th लेवल का सारा रहने वाला है सिलेबस आपके, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। अगला प्रश्न है वेदिका, आमलक, शिखर ये सारी चीजें किससे संबंधित है, हवेली से, मंदिर से, किले से, या चित्रकला से। तो दोस्तों और कुछ नए समझ में, लेकिन वेदिका समझ में आता होगा आपको, है ना। वेदिका एक प्रकार के हवन कुंडों के लिए प्रयोग होता है, हाँ सर जी होता है, तो ये कहां से रिलेटेड होगा, फिर बिल्कुल मंदिरों से हो जाएगा, मंदिर आपका राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो, ठीक है, बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका यह कहता है दोस्तों, हर्षिता माता जी का मंदिर कहां स्थित है, हर्षित माता मंदिर। पहले तो आपको पूछ ले कि समर्पित किसको है, समर्पित कौन से देवता को है, तो बता देना है विष्णु जी को है, समर्पित किसको है, विष्णु जी को है। और हर्षिता माता जी का मंदिर स्थित कहां है, तो यह पड़ता है आभानेरी में, कहां पड़ता है, आभानेरी में पड़ता है। आभानेरी कहां है दोस्तों, दौसा के अंदर है, आभानेरी दौसा के अंदर है, और ये आभानेरी इसमें लिखा हुआ है, बी आपका राइट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। हर्षिता माता जी का मंदिर समर्पित किसको है, विष्णु भगवान को, कहां पर स्थित है, आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है। और यहीं पर आपकी क्या पड़ती है, एक चांद बावड़ी पड़ती है, चांद बावड़ी भी यहीं पर है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने अभी चांद बावड़ी के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था, ये आपकी यहीं पर आभानेरी दौसा के अंदर पड़ती है दोस्तों, तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बारडोली के मंदिर किस शैली से संबंधित है। अरे जो बारडोली के जो मंदिर बने हुए हैं ना, बारडोली में जो मंदिर बने हुए हैं, जो छत्री है आपके जहां पर महाराणा प्रताप की, वो कौन सी शैली से संबंधित है, पंचायत से, बेसर से, नागर से, या द्रविड़ से। मुझे पता है काफी कैंडिडेट गलत करेंगे, गलत मत कर देना, ये पंचायत शैली में बने हुए हैं। अरे पंचायत शैली में बने हुए सारे के सारे मंदिर, तो विकल्प नंबर ए को ताला लगा देना, ए आपका राइट हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न आपका कहता है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी आई हैव फ्रेंड्स। अब यहां पे क्या आएगा बताओ, फ्यू आएगा, या ए फ्यू आएगा, या फिर आपके सम आएगा, या फिर आपके मैनी आएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको एक चीज, पहले बता देता हूं,
देखो, जो फ्यू शब्द है ना, फ्यू, फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ, कुछ, फ्यू का मतलब कुछ होता है, थोड़े, थोड़ा, थोड़े से। आई हैव फ्रेंड्स यानी थोड़े फ्रेंड्स हैं उसके। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, आई हैव फ्रेंड्स यानी थोड़े से फ्रेंड्स हैं। तो ये यूज होता है, फ्यू कहां यूज होता है? ये यूज होता है, इट मीन्स सम। ये कुछ के लिए यूज होता है, कुछ के लिए। और इस फ्यू का मतलब वैसे भी कुछ ही होता है, ठीक है। इट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस, न कि पॉजिटिव सेंस के अंदर, जबकि इट इज ऑलमोस्ट नेगेटिव एडजेक्टिव। जो नेगेटिव एडजेक्टिव होते हैं ना, एडजेक्टिव, सुन लो पहले, नेगेटिव एडजेक्टिव जहां पे दिखे आपको वहां पे फ्यू प्रयोग होगा। तो आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो विकल्प नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा, यहां फ्यू भरा जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता और यहां पे पॉजिटिव सेंस की बात होती, पॉजिटिव सेंस की बात होती, तो हम भरते ए फ्यू। क्या भरते? ए फ्यू भर देते। और दे फ्यू कब आता है? दे फ्यू आता है जब होल नंबर की बात हो, नंबर्स की बात हो, जैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, संख्याओं की बात होती है, तो दे फ्यू भरते, दे फ्यू। दे फ्यू इसमें कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो विकल्प नंबर नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? फ्यू हो जाएगा। एक नंबर को लॉक कर दो, फ्यू भरेंगे यहां पर, ठीक है। या फिर आप देखो, कई केस में सम भी भरा जा सकता है, सम यानी कुछ फ्रेंड्स हैं, है ना। इट मीन्स सम, इसका मतलब वैसे सम ही होता है, इसलिए फ्यू भरेंगे यहां पर। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आराम से इसको आप। हाँ सर जी, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में चलते हैं फटाफट से। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है, किराड़ू का मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे जो किराड़ू का मंदिर है वो आपके किस जिले में स्थित है, आपको पूछा गया। पाली के अंदर, बाड़मेर के अंदर, भरतपुर के अंदर या जोधपुर के अंदर? तो दोस्तों ये पड़ता है बाड़मेर के अंदर। कहां पड़ता है? बाड़मेर के अंदर पड़ता है। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में पलाया झील पाई जाती है? अरे राजस्थान के कौन से भौतिक क्षेत्र में पलाया झील पाई जाती है? हाड़ौती का पठार, मैदान, अरावली पर्वत या फिर थार का रेगिस्तान? तो दोस्तों थार के रेगिस्तान में आपके पलाया झीलें पाई जाती है। राजस्थान में पलाया काफी बार बता भी रखा है मैंने जियोग्राफी वाली क्लास के अंदर, है ना, बताया ना, बिल्कुल। तो समझ गए होंगे। अब ज्यादा बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। हमारी ये 30-32 मिनट की क्लास है, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्न करने जरूरी है। ओकलवुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है? ओकलवुड, ओकलवुड फॉसिल पार्क जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर के अंदर? कहां पड़ता है दोस्तों, बताओ फटाफट से। तो ये पड़ता है आपका जैसलमेर के अंदर। कहां पड़ता है? ये जैसलमेर के अंदर पड़ता है। विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा, सी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है, लाठी सीरीज क्या है? लाठी जो सीरीज है वो क्या है? एक खनिज पट्टी है, भौगोलिक बेल्ट है, वन्य जीव श्रृंखला है या पशु श्रृंखला है? तो दोस्तों ये एक भौगोलिक बेल्ट है, एक जल पट्टी है। कैसी है? एक जल पट्टी है आंतरिक, उसी को लाठी सीरीज कहा जाता है। वो विकल्प नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है, लाठी श्रेणी से संबंधित है, किससे संबंधित है? लाठी श्रेणी किससे संबंधित है? जिप्सम की पट्टी, लिग्नाइट पट्टी, पेट्रोलियम क्षेत्र या जलव्रत? तो दोस्तों ये भी एक क्या है? जल पट्टी है। ये क्या है? एक जल पट्टी है। तो लाठी श्रेणी किसको बोलते हैं? जलव्रत को बोलेंगे। तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कहता है कि किसका उपयोग मूर्तियां बनाने में किया जाता है? अरे किसका उपयोग होता है मूर्तियां बनाने में? जरूरी नहीं है आपको सीधा ही पूछ ले, सीधा ये भी पूछा जा सकता है। अब एक बार रुको, पहले इसको समझो। किसका उपयोग मूर्तियां बनाने में होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिप्सम का, बेकिंग सोडे का, विरंजक चूर्ण का? देखो विरंजक चूर्ण का, बेकिंग सोडे का और जिप्सम का कोई प्रयोग नहीं होता है मूर्तियां बनाने में। मूर्तियां बनाने में प्रयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको आप बोलते हो। अरे पुट्टी कौन बोलोगे? पुट्टी, पुट्टी का प्रयोग होता है किसमें? मूर्तियां बनाने में। सूत्र क्या होता है? CaSO4.1/2H2O। जिप्सम को जब गर्म करते हैं, जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो पीओपी का निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। आपको सीधा सूत्र पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, चार ऑप्शन दे देगा। तो CaSO4.1/2H2O जहां पे लिखा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका उपयोग मूर्तियां बनाने में किया जाता है और हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर लगाया जाता है ना, प्लास्टर, प्लास्टर के रूप में भी इसी का प्रयोग होता है। उसपे जो व्हाइट कलर की पुट्टी होती है वो भी पीओपी है, कोई और चीज नहीं है। और मूर्तियां बनाने में भी इसी का प्रयोग होता है। तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ए को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका, बाप बोल्डर बेल्ट, बाप बोल्डर बेल्ट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर हनुमानगढ़ में? ये कहां पड़ता है आपका? तो ये पड़ता है आपका जोधपुर के अंदर। बाप बोल्डर बेल्ट जो आपका कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है कि बरखान क्या है? अरे बरखान क्या है? देखो जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया फिर से। बरखान क्या है? बरखान देखो बालू का स्तूपों को बोला जाता है। बालू का स्तूप होते हैं ना, बालू का स्तूप कैसे कैसे बनते हैं? स्टार बालू का स्तूप बनते हैं, रेखीय बालू का स्तूप बनते हैं, है ना, पैराबोलिक बनते हैं, पैराबोलिक, है ना। हाँ, तो जैसलमेर साइड में जो रेत के टीले जैसे दिखाई देते हैं वो सारे के सारे बरखान ही है। बरखान रेत के टीले ही होते हैं। डेल्टा, पहाड़ियां, जिले कुछ भी नहीं है। बरखान क्या है? बरखान रेत के टीले कहलाते हैं। विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो। अगला प्रश्न,
अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, कौन सा रक्त प्रकार, देखो कौन सा रक्त प्रकार है जो सार्वभौमिक दाता है, कौन सा ऐसा रक्त प्रकार है जो सार्वभौमिक दाता है, सबको दिया जा सकता है भाई। एबी, एबी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या एबी नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव आप दे सकते हैं, ये सार्वभौमिक दाता होता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा, बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों, बरखान टाइप के, परवलिक, अनुदैर्ध्य या फिर अनुप्रस्थ प्रकार के पाए जाते हैं। तो दोस्तों अनुदैर्ध्य टाइप के जितने भी बालू का स्तूप हैं, अभी बालू का स्तूप के बारे में मैंने बताया था, बालू का स्तूप है जो अनुदैर्ध्य प्रकार के, वो सारे के सारे पाए जाते हैं जैसलमेर के अंदर। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है। अरे जो अर्धचंद्राकार इस प्रकार के जो बालू का स्तूप बनते हैं, आद्य चंद्रमा के समान ऐसे बनते हैं, ऐसे भी बनते हैं, स्टार बालू का स्तूप भी बनते हैं, है ना, रेखे भी बनते हैं, अभी बताया था। सीप कहा जाता है, बरखान कहा जाता है, लुनेट कहा जाता है या सब्र काफिज कहा जाता है। तो दोस्तों इनको बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको बरखान कहा जाता है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को। तो विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा, और बिल्कुल जैसलमेर साइड में बनते हैं दोस्तों ऐसे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल में ढाड़ के नाम से कौन सा जाना जाता है। अरे ढाड़ किसको कहते हैं रे, थार के मरुस्थल में, मरुस्थल में पलाया को बोला जाता है, नखलिस्तान को कहते हैं, चंद्राकार बालू का स्तूप में जो गड्ढे होते हैं, गर्त का मतलब जो गड्ढे होते हैं उनको कहा जाता है, या उत्सुत बेसिन को कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपके जो आपके मरुस्थल में जो पलाया झीलें होती है ना, पलाया, पलाया एक झील का ही प्रकार है, झीले टाइप होता है। तो विकल्प नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, मलेरिया नामक रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है। जो मलेरिया नामक रोग है वो फैलता है क्ल्यूमेक्स से, एनाफिलीज मादा से, डेंगू से या फिर एनाफिलीज नर, किस प्रकार का वो होता है। तो दोस्तों एनाफिलीज मादा टाइप का जो आपके होता है, क्या होता है, हाँ मलेरिया नामक रोग जो है वो आपके ये एनाफिलीज मादा मच्छर जो होता है वो काटने से आपके मलेरिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, गोडवाड़ प्रदेश के बेसिन को क्या कहा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश का जो बेसिन है उसको क्या कहते हैं, चंबल, लूनी, माही बेसिन या छप्पन बेसिन कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहा जाता है लूनी बेसिन। विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न आपका ऐसा कि मालानी पहाड़ी में स्थित है, ये आपके जो ये मालानी पहाड़ी है ये स्थित है पाली बाड़मेर में है, जालोर पाली में है, जालोर बाड़मेर में या फिर पाली जोधपुर में, कहां पर पड़ता है। तो ये आपके जालोर और बाड़मेर साइड, विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ये मालानी पहाड़ी स्थित है जालोर बाड़मेर साइड में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर किसके भाग हैं बताओ। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर ये सब पाली बेसिन के, चंबल बेसिन के, लूनी बेसिन के, साबरमती बेसिन के। तो ये सारे के सारे लूनी बेसिन के भाग है दोस्तों। विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की बांका पट्टी समस्या में से ग्रसित है, बताओ। बांका पट्टी जल पट्टी है एक प्रकार की, भूगर्भी की एक जल पट्टी है जिसमें आपके खारा पानी बहता है, खारा पानी, है ना। और इसमें पानी में क्या होता है, पानी में इसमें फ्लोराइड की मात्रा है ना, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है भाई, बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ के लोग है ना वो कुबड़े पैदा होते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कुबड़े पैदा होते हैं। क्यों, क्योंकि बांका पट्टी समस्या किस समस्या से ग्रसित है, फ्लोराइड से ग्रसित है। इसमें फ्लोराइड की बहुत अधिक मात्रा होने के कारण यहाँ के लोग जो है कुबड़ जैसे पैदा होते हैं, कुबड़ निकल जाता है उनके, ठीक है ना। ये एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है भाई, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। किससे ग्रसित है, फ्लोराइड से ग्रसित है, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है बीच में, है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, घग्गर मैदान स्थित है। अरे घग्गर मैदान कहां स्थित है आपका, घग्गर का मैदान आपको पूछा। तो ये आपका दोस्तों कोई और नहीं है, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो आता है वो आपका है घग्गर का मैदान, ठीक है। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, पूछा जा सकता है कि घग्गर मैदान कहां स्थित है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहां है। उदयपुर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, भाग बोल दो, उच्चतम भाग बोला या बाग बोला जो भी है, हाड़ौती पत्थर से कोटा तक, उत्तरी राजस्थान या नाहरगढ़ से जयगढ़ तक। तो दोस्तों उदयपुर के कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का जो आपके भाग है, ठीक है, वो है आपका अरावली श्रेणी का उच्चतम भाग, ठीक है। तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका, अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अरे अरावली का ऐसा कौन सा भाग है जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। उत्तरी पूर्वी भाग है, मध्य भाग है, दक्षिणी भाग है या शेखावाटी की पहाड़ियां हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके जो अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक आपके वर्षा प्राप्त करता है, तो ये जो दक्षिणी भाग है ना, दक्षिणी भाग में भाई जी यहाँ रेगुर मिट्टी पे पाई जाती है। और यहाँ पे ये भाई क्षेत्र जो है ना, ये क्षेत्र पूरा इस रेगुर मिट्टी के कारण उपजाऊ भी बहुत ज्यादा है, उपजाऊ भी बहुत ज्यादा है, और वर्षा भी सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। तो देख लो अब होना ही है फिर उपजाऊ, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वो स्थान है, पालनपुर है, आबू पर्वत, अरब सागर तल या फिर गोगुंदा। तो दोस्तों वो आपका है अरब सागर तल। विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न,
घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से, कुक्कुक से है, बाउक से, सिल्लुक से या रज्जिल से? तो दोस्तों घटियाला शिलालेख का जो संबंध है मंडोर शाखा का, एक शासक था प्रतिहार शासक, वो था आपके कुक्कुक शासक। ठीक है, कुक्कुक का नाम आता है, विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। तो एक को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न कहता है कि गोसुंडी शिलालेख कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, बारां के अंदर है, अजमेर के अंदर या भीलवाड़ा के अंदर है? तो दोस्तों गोसुंडी शिलालेख आपका चित्तौड़ में पड़ता है, विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो, ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पदराड़ा जो अभिलेख है वो आपके किस शासक से संबंधित है? कुमारपाल सोलंकी से, महारावल अजब सिंह, महाराणा कुंभा या महाराणा जगत सिंह? तो दोस्तों महाराणा कुंभा, जिनकी कई उपाधियां मैंने आपको काफी बार बताई है। कौन कौन सी बताई है? हाल गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, ये सारी की सारी इन्हीं की है, महाराणा कुंभा की। और पदराड़ा अभिलेख का ये भी कुंभा से ही संबंधित है, तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, और हूबहू छपने वाला प्रश्न। बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चावड़ा से, सोलंकी से, राठौड़ से या फिर चौहान से? आपको ये पूछा गया, तो ये आपके चावड़ा से दोस्तों। ठीक है, विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो, चावड़ा से आपके संबंधित है, तो विकल्प नंबर ए को ताला लगाओ, उड़ा दो सभी। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अपना जो फीडबैक है वो दीजिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद।